नमस्कार, नेशन एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में बात होगी देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर कोने की बात और खबरों की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की खबर के साथ में करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल जुहा की बधाई देश के तमाम नागरिकों को दी है। देशवासियों को ईद उल जुहा की बधाई और शुभकामनाएं देती नजर आई। अपने बधाई संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, ईद उल अजहा प्रेम और त्याग बलिदान का पवित्र त्योहार है। ये त्योहार हमें त्याग के मार्ग पर चलने और निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस अवसर पर हम सब नमाज में आपसी भाईचारे और परस्पर सौहार्द बढ़ाने का संकल्प लें। वहीं देश में ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज अदा फरमाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीते दिन बीजेपी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में तमाम लोग मौजूद रहे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम मंत्रियों ने शिरकत की। माना जा रहा है कि मीटिंग में इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। बीजेपी की इससे पहले बैठक 6 जून को हुई थी। इसमें भी शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष सहित कई नेता मौजूद थे। इस दौरान चुनावी राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त करने समेत कई राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्षों और बीजेपी की केंद्रीय टीम में बड़े फेरबदल को लेकर चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने इसको लेकर अभी से तैयारियां तेज कर दी है। खबरों में रुक करते हैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की ओर, जहां राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान वो राहत शिविरों में जातीय हिंसा के कारण बेघर हुए लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही साथ नागरिक समाज के संगठनों से भी बातचीत करेंगे। इम्फाल पहुंचने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले चूड़ाचांदपुर जाएंगे, जहां वो राहत शिविरों का दौरा करने वाले हैं। इसके बाद वो बिष्णुपुर जिले में मोइरांग जाएंगे और बेघर लोगों से बातचीत करते नजर आएंगे। दरअसल ये मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा के बाद से कांग्रेस नेता का पूर्वोत्तर के इस राज्य का पहला दौरा होगा। आपको बता दें कि मणिपुर में इस साल मई में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से 300 से ज्यादा राहत शिविरों में करीबन 50,000 लोग रह रहे हैं। राज्य में मेती और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा में अभी तक 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अगली खबर बिहार से, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय का दौरा करने वाले हैं। अमित शाह का दौरा बेहद खास है। लखीसराय में सभा को संबोधित करेंगे। विपक्ष के नेताओं की बैठक के बाद बिहार में बीजेपी के किसी बड़े नेता का ये पहला कार्यक्रम है। विपक्षी एकता की बैठक के बाद बीजेपी भी अपने कार्यक्रम के जरिए चुनौती देना चाह रही है। यही वजह है कि लगभग 2 महीने के छोटे अंतराल के बाद ही बीजेपी नेता अमित शाह का बिहार में फिर से दौरा तय हुआ। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी के संपर्क से समर्थन अभियान के तहत लखीसराय में सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके बाद वो अशोक धाम संग्रहालय जाएंगे और इसके न्यासियों से भी मुलाकात करेंगे। अगली खबर हरियाणा से है, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्य के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो यमुनानगर में बीजेपी की जगाधरी अनाज मंडी में आयोजित भारत गौरवशाली रैली में शिरकत करेंगे। रैली को आगामी लोकसभा चुनावों के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। रैली में 20,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा भी है। इनके दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत अंबाला, करनाल, रोहतक रेंज से स्पेशल फोर्सेस, 4 बटालियन कमांडो समेत 1300 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद जिले में इतनी बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें देश के रक्षा मंत्री के अलावा हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ ही कई नेता शामिल होंगे। खबरों में बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां विधानसभा चुनाव से आने पहले कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम होंगे। बीती रात कांग्रेस अध्यक्ष ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी।
इससे पहले बीते दिन दिल्ली में दिन भर चली कांग्रेस की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, है तैयार हम। महाराजा साहब को बधाई। कांग्रेस के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये नाराज खेमे को खुश करने की कवायद है। आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी ने कांग्रेस को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगली खबर राजस्थान से, जहां आज जयपुर में गहलोत सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हाल ही में दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस में बदलावों को लेकर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राव और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सह प्रभारियों की एक अहम बैठक हुई थी। बैठक के तुरंत बाद कैबिनेट बैठक बुलाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही नए जिलों को लेकर के भी बैठक में फैसला लिया जा सकता है। शाम को 5 बजे होने वाली बैठक के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। आपको बता दें कि साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिवसीय दौरे पर सबलगढ़ पहुंचेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम सबलगढ़ में पूर्व विधायक मेहरबान सिंह रावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो वहीं नूराबाद में जेके टायर प्लांट की यूनिट का शुभारंभ होगा। सीएम चौहान विजयपुर में लाडली बहना योजना सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो बीपीएल परिवार के लोगों को जमीन का पट्टा भी बांटेंगे। मुख्यमंत्री चौहान सबलगढ़ में आज से शुरू होने वाले रुद्र महायज्ञ, शिव महापुराण कथा, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण के साथ ही 1100 महारुद्राभिषेक कार्यक्रम का भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी यूपी कैबिनेट की मुहर लगी है। प्रदेश सरकार सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिहाज से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू कर रही है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी अपंगता होने पर उद्यमियों के परिजनों को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो वहीं आंशिक स्थायी अपंगता होने पर विकलांगता के अनुपात में सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाए जाने को मंजूरी दी गई है। बैठक में वृक्षारोपण अभियान 2023 को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। इसके तहत प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। खबरों में बात तो बिहार की होगी, जहां राजधानी पटना के लोग मानसून की पहली अच्छी फुहार के बीच ठंडक महसूस कर रहे थे। इसी बीच इस खबर ने जबरदस्त गर्मी पैदा कर दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है। लेकिन राजभवन में कुछ निर्माण चल रहा है। मुख्यमंत्री उसी को देखने गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर के साथ निर्माण की समीक्षा की। उधर सुशील मोदी ने कहा कि उनकी मुलाकात पहले से तय थी। ये महज संयोग है कि हम जिस समय राजभवन गए, मुख्यमंत्री वहां से निकल रहे थे। इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले चुनाव में परास्त करने के लक्ष्य के साथ विपक्षी दलों की एकता के प्रयास में जुटे नीतीश कुमार के प्रति भाजपाइयों के बड़े हिस्से के मन में आज भी काफी नरमी है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां हेलीकॉप्टर के आपात लैंडिंग के दौरान चोटिल हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डॉक्टरों ने 15 दिन तक आराम की सलाह उनको दी है। फिलहाल घर पर ही डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। उन्हें पैर में चोट आई है। डॉक्टरों ने उन्हें चलने फिरने में एहतियात बरतने को कहा है। एसएसकेएम अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक पहले ये देखना होगा कि उनके स्वास्थ्य में कितना सुधार हो रहा है। इसके बाद ही किसी तरह का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ममता बनर्जी को 15 दिनों तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है। आपको ये बता दें कि सूबे में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी। ऐसे में मुमकिन है कि ममता बनर्जी प्रचार अभियान से दूरी बनाएं। खबरों में अब रुख करते हैं हरियाणा की ओर, जहां कुछ दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
फरीदाबाद में एक बड़ी बैठक की थी जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और उनमें से एक नई मेट्रो ट्रेन के बारे में थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में घोषणा की है कि अब बल्लभगढ़ और पलवल के बीच एक नया मेट्रो कनेक्शन बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि इस परियोजना का काम जमीन पर शुरू हो चुका है और इससे न केवल पलवल और बल्लभगढ़ बल्कि आसपास के इलाकों के लोगों को भी फायदा होगा। मेट्रो लाइन का काम तेजी से किया जा रहा है। संभावनाएं हैं कि जल्दी हरियाणा वासियों को मेट्रो का फायदा पहुंचेगा। खबरों में बात झारखंड की ओर, जहां बीते दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण गुरुकुल नर्सिंग और कौशल कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्होंने 504 छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कौशल कॉलेज में एक नवनिर्मित कैफे का भी उद्घाटन किया। छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कमजोर वर्गों के छात्रों को आगे लाने का प्रयास कर रही है। सीएम ने समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले प्रधानमंत्री को रोजगार देने और महंगाई पर लगाम कसनी चाहिए, उसके बाद इस तरह की बातें करनी चाहिए। अगली खबर पंजाब से है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को तोहफा दिया है। पंजाब सरकार ने राज्य के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को नियमितीकरण करने के लिए स्पेशल कैडर बनाया है। इसके चलते कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को सही मायने में अब जाकर अध्यापक का दर्जा मिला। अब 6,137 एजुकेशन वॉलंटियर्स का मानदेय 3,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाएगा। साथ ही सूबे में कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों को अब नियमित किया जाएगा। साथ ही पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एजुकेशन गारंटी स्कीम में काम कर रहे लोगों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। इस स्कीम के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को अब तक 6,000 रुपए मिल रहे थे, अब इन्हें 18,000 वेतन दिया जाएगा। साथ ही सीएम मान ने यह भी ऐलान किया है कि प्रदर्शन के दौरान छुट्टी पर रहे शिक्षकों के पैसे नहीं काटे जाएंगे। खबरों में बात महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की ओर से, आज आषाढ़ एकादशी है और इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पत्नी लता शिंदे के साथ पंढरपुर विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर पहुंचे, जहां पर पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना करी है। इस दौरान साथ ही मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा के बाद आरती भी की। गौरतलब ये भी है कि एकनाथ शिंदे परंपरागत रूप से आषाढ़ एकादशी और सोलापुर जिले के विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा करते आए हैं। मुख्यमंत्री की पूजा करने को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। मुख्यमंत्री शिंदे ने पूजा अर्चना के बाद मंदिर में चेक के माध्यम से दान भी दिया। खबरों में बात हिमाचल प्रदेश की होगी, जहां हिमाचल सरकार 1,000 करोड़ रुपए के नए कर्ज को अप्लाई कर चुकी है और 1 जून को भी हिमाचल सरकार 800 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो 30 दिन के अंदर दूसरी बार कर्ज लिया है। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के भुगतान के कारण सरकार पर बढ़ता दबाव इस बात का प्रमाण है। साथ ही कांग्रेस सरकार के चुनावी वादों का भी प्रेशर उन पर पड़ रहा है। 1,000 करोड़ का लोन 500 करोड़ की 2 अलग अलग मदों में लिया जा रहा है, जो कि 5 जुलाई तक राज्य सरकार के खजाने में आएगा। राज्य सरकार को ये लोन 15 साल की अवधि यानी कि 2038 तक लौटाना है। इस तरह करंट फाइनेंशियल ईयर में सुखू सरकार का 1,800 करोड़ का कर्ज हो चुका है। खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां बीते दिन सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ। उनकी कमर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लिखा, सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय है। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो आम जनता की क्या कवायद। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी इस हमले को कायराना हरकत बताते नजर आए हैं। खबरों में बात दिल्ली की होगी, जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कई वरिष्ठ नेता
पार्टी की राष्ट्रीय महिला और युवा इकाई की बैठक में शामिल हुए। बैठक में महाराष्ट्र की कार्यकारी अध्यक्ष और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी शामिल हुई। हालांकि इस बैठक में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार शामिल नहीं हुए। इसको लेकर एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल की ओर से सफाई दी गई है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, अजीत पवार साहिब के मीटिंग में रहने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पदाधिकारी भी नहीं है। वो तो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें निमंत्रण भी नहीं दिया गया था। जिनको बुलाया था सभी आए हैं। निश्चित रूप से पार्टी में सब एक साथ काम कर रहे हैं। खबरों में बात जम्मू कश्मीर की, जहां बीते दिन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने रायका में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा मौजूद रहे। इसके साथ ही हाईकोर्ट के लिए दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली और जिला कोर्ट के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया की ट्रैकिंग भी लॉन्च की गई है। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में न्यायिक अधिकारियों को फ्रंट वॉरियर बताते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग, गरीब, वंचितों को न्याय तक पहुंच मिल सके। उन्होंने न्याय प्रदान करने में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है। खबरों में बात उत्तराखंड की होगी, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खराब मौसम को देखते हुए एसडीआरएफ जवानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 36 संवेदनशील स्थलों पर रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता को देखते हुए आपात स्थिति से निपटने को एसडीआरएफ मुख्यालय जौलीग्रांट में आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें एसडीआरएफ जवानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के सभी संवेदनशील क्षेत्र, जिनमें 36 रेस्क्यू पॉइंट्स हैं, टीमें तैनात की गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार मौसम को देखते हुए अतिवृष्टि से बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना जैसी घटनाओं की संभावना है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां देश में मानसून की दस्तक के बाद से ही लगातार केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, तो लगभग पूरे देश में मानसून आगे बढ़ चुका है। हालांकि दिल्ली और एनसीआर में सुबह से हुई बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ हद तक निजात मिली, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते के आखिरी तक दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। इस साल चक्रवात बिपरजॉय के प्रवेश के कारण मानसून में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन पिछले हफ्ते इसने दक्षिण और पश्चिमी भारत के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लिया। मानसून की भीषण गर्मी से जूझने रहे मैदानी क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाई है। हालांकि पिछले सप्ताह शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने टमाटर की फसल को जरूर प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि हुई। इसके साथ ही अन्य कई सब्जियों के साथ ही दामों में इजाफा भी दर्ज किया गया है। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। 2 दिन के मणिपुर दौरे पर हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मणिपुर के दौरे पर हैं राहुल गांधी और ये दौरा उनका बेहद खास है। मणिपुर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी। इम्फाल, चुराचांदपुर में राहत शिविरों में भी जाएंगे राहुल गांधी। राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात होगी। इस दौरान सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी करेंगे बात। हिंसा की आग में लगातार मणिपुर झुलस रहा है और इस बीच राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। मणिपुर का 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरान सामाजिक संगठनों के लोगों से भी, प्रतिनिधियों से मुलाकात राहुल गांधी की होगी। साथ में राहत शिविरों का भी रुख करेंगे, जो कि इम्फाल, चुराचांदपुर तमाम जगहों पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस समय राहत शिविरों में 50,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है और 3 मई से जारी हिंसा की घटना के बीच 100 से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये, मणिपुर के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जब मणिपुर के लिए रवाना हो रहे थे राहुल गांधी।
सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी इस दौरान मुलाकात होगी। 2 दिनों का दौरा है मणिपुर का राहुल गांधी का। हालांकि ये पहला दौरा है कांग्रेस का। राहुल गांधी पहली बार मणिपुर का रुख कर रहे हैं। विदेशी दौरे के दौरान भी मणिपुर का जिक्र राहुल गांधी ने कई बार किया था और विदेशी दौरे से वापस आने के बाद अब जबकि छत्तीसगढ़ का मसला बहुत हद तक सुलझ चुका है, इसके बाद मणिपुर का दौरा है। मणिपुर का रुख कर रहे हैं राहुल गांधी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें इस बात की बानगी कि 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से इस दौरान मुलाकात होगी। इम्फाल भी जाएंगे। चुराचांदपुर में जो राहत शिविर हैं वहां पर पीड़ित परिवारों से भी हालचाल जानेंगे। 50,000 से ज्यादा लोग इस समय राहत शिविरों में मौजूद हैं। शरण उन्होंने ले रखी है। 100 से ज्यादा लोगों ने कुकी और मैतेई समुदाय के संघर्षों के बीच अपनी जान भी गंवाई है। इस बीच केंद्र सरकार हो या फिर मणिपुर की राज्य सरकार, हर सरकार की तरफ से इस बात की कोशिश कि मणिपुर में शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए, लेकिन जो जातीय संघर्ष है वो विराम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं और मणिपुर के दौरे के दौरान वो राहत शिविरों का रुख करेंगे। सबसे पहले इम्फाल और चुराचांदपुर में तमाम लोगों से मुलाकात होगी। 2 महीने से जातीय दंगा भड़का हुआ है, जातीय हिंसा फैली हुई है। जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रवि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट देके हम तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से एयरपोर्ट से मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं। मणिपुर का दौरा हर हाल में बेहद खास हो जाता है। राहुल गांधी का पहला दौरा है। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और तकरीबन 11 बजे राहुल गांधी मणिपुर पहुंच जाएंगे। वहां पर वो राहत शिविर में जाएंगे, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, उनके दुख दर्द को साझा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मसला प्रकरण इतना बड़ा हिंसा का रूप क्यों ले लिया, 2 समुदाय के बीच में इतनी संघर्ष क्यों हुआ है, क्या कारण है। उसके बाद केंद्र सवाल पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जाएंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से, क्योंकि पहले भी देखिए जब ये हिंसा का प्रकरण सामने आया तब से लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो हमलावर है। गृह मंत्री अमित शाह पर, गृह मंत्रालय पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया गया कि जब इस तरह की हिंसा होती तो प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किए, जबकि प्रधानमंत्री विदेश का दौरा करते हैं, विदेश जाते हैं, आवश्यकता थी कि वो मणिपुर जाते हैं, वहां पर पीड़ित परिवार वालों से मिलते हैं, उनके दुख दर्द को साझा करते हैं। तो राहुल गांधी तकरीबन 11 बजे मणिपुर पहुंच जाएंगे और राहत शिविर जाएंगे, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करने वाले। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 3000 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं, जबकि 120 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सोचिए हिंसा कितनी व्यापक है और ऐसे में सवाल प्रधानमंत्री पर कि उनको चुप्पी तोड़नी चाहिए।